स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में आपने कई सारी साइकिल्स के बारे में देखा होगा, जैसे ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल। उन्हीं का हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन होता क्या है। देखिए, सेल्यूलर रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका सेल के अंदर होता है। सेल जो होती है वो हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट का डिवीज़न होता है वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन आपने पहले भी देखी होगी, फोटोसिंथेसिस में देखी होगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्शन आपकी उल्टी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये उल्टा रिएक्शन होती है। इसमें जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको बताया था। ग्लूकोज में अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपका हो गया C6H12O6। ये रिएक्ट करेगा 6O2 से, तो फॉर्मेशन किसका करेगा? 6CO2, 6H2O और एनर्जी का। ये 6 के जो फॉर्म्स लगे ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाए गए। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये लगभग करके 38 ATP एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पे ये जो ADP का मतलब होता है एड्रीनोसिन डाइफॉस्फेट। ये फास्फेट के एक अणु के साथ में रिएक्ट करता है और ATP का फॉर्मेशन करता है। ATP का मतलब होता है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सेलुलर रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट टूटकर ATP का निर्माण करता है। अब अगर हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में, तो देखिए टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सेलुलर रिस्पायरेशन मेन रूप से दो टाइप का होता है आपका। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो अगर हम लोग बात करें एरोबिक रिस्पायरेशन की, तो ध्यान रखिएगा दोनों का जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एरोबिक में आपके ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एनएरोबिक में आपके ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज़ करती है। जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना इस रिएक्शन में कि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो लगभग 36 से 38 ATP एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि इस रिएक्शन में आपका यहाँ पे क्या दिया गया? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन दिया है तो वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी? एरोबिक रिस्पायरेशन की रिएक्शन हो जाएगी। इसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है एरोबिक रिस्पायरेशन का, वो आपका पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट होता है आपका एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है ये आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो ये एनर्जी कम रिलीज़ करेगा। एरोबिक में आपकी अप्रॉक्स में 36 ATP एनर्जी रिलीज़ होती है और एनएरोबिक में आपकी लगभग 1 से 2 ATP एनर्जी रिलीज़ होती है। इसका जो लास्ट प्रोडक्ट आपको बनता है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्म बनता है और एरोबिक वाले में लास्ट प्रोडक्ट आपका पायरुविक एसिड बनता है। तो अगर आपसे डिफरेंसेस पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, तो भी आप दे सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन नीड है, इसमें नहीं है। इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, इसमें कम एनर्जी रिलीज़ होती है। इसमें 36 ATP एनर्जी है, इसमें 1 से 2 ATP एनर्जी है। इसमें लास्ट प्रोडक्ट पायरुविक एसिड है और इसका लास्ट प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है। इस तरीके से करके आप इसके डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। तो ग्लाइकोलिसिस, देखिए ग्लाइकोलिसिस जो है इसको डिस्कवर सबसे पहले किया था आपके एम्बेंट और मेयर हाफ ने किया था। मेयर हाफ नाम की वजह से इस जो साइकिल है ग्लाइकोलिसिस साइकिल, उसको हम लोग मेयर हाफ साइकिल के नाम से भी जानते हैं और इसको ईएम पैथवे के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव का बहुत मेन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस या व्हाट इज़ द विच साइकिल इज़ नोन एज द ईएम पैथवे। तो आपको वहाँ से बताना पड़ेगा कि कौन सी साइकिल को आप ईएम पैथवे के नाम से जानते हैं। देन ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो होती है कार्बोहाइड्रेट के टूटने का सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है, यानी यहाँ से आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया वो कार्बोहाइड्रेट टूटना स्टार्ट होता है। अब वो कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसे टूटता है आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो ग्लूकोज होता है वो एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, क्योंकि ग्लूकोज किसका फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। तो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद पायरुवेट और लैक्टिक एसिड और एटीपी का फॉर्मेशन आपका कर देता है। इसके अलावा जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है वो आपकी साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है और ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो 10 स्टेप्स में पूरी होती है।
और इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स काम करते हैं। अब आइए दिखाते हैं आपको ग्लाइकोलिसिस साइकिल। देखिए ये साइकिल जो आपको दिख रही है कि ग्लूकोज से लेके फिर आगे की पूरे स्टेप, ये जितने भी स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे ग्लाइकोलिसिस साइकिल के स्टेप हैं। और यहाँ पे आपका जो ऊपर का फॉर्म है तो ग्लूकोज से वो ब्रेक होके कहाँ पे आ रहा है, टोटल आपका पाइरूवेट पे आ रहा है। तो इसके बारे में अब हम इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल के पूरे 10 स्टेप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट के पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके उसको पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।